दोस्तों नमस्कार, डीएलवी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। राजस्थान में सर्द हवाओं का असर कम हुआ। माउंट आबू में तापमान जमाव बिंदु से ऊपर निकला। अगले 2 सप्ताह तक साफ रहेगा मौसम। देखिए दोस्तों, अगली खबर, एसआईआर में 353 बीएलओ ने 100% फॉर्म भरकर डिजिटल किए जा रहे हैं। वहीं डेडलाइन से पहले काम पूरा करने में बाड़मेर टॉप पर दिखाई दे रहा है, ब्यावर दूसरे पर है और बालोतरा जयपुर तीसरे नंबर पर है। राजस्थान में चल रहे एसआईआर के तहत बीएलओ घर घर जाकर वोटर से फॉर्म भरवा रहे हैं। अब तक 353 बीएलओ ने तय समय से पहले ही अपने बूथ के 100% वोटर से गणना फॉर्म भरवाकर निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सांसों पर संकट बरकरार। 400 के पार पहुंचा दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई, जहरीली हवा में घुट रहा लोगों का दम। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में आज सुबह घना जहरीली स्मॉग छाया रहा। दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद, नोएडा समेत एनसीआर के इलाकों में एक्यूआई का लेवल जो है वो 400 के पार पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वहीं दोस्तों, बीते कुछ हफ्ते से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एनवीडिया की बढ़ती दाग चर्चा में है। शेयर बाजार में भी इस कंपनी को लेकर उत्साह दिखा, जिसके फलस्वरूप निवेशकों ने मुनाफे की आस में लाखों करोड़ों रुपए लगाए। हालांकि अब एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है। इसके मुताबिक ये एक पोंजी स्कीम है, जिसका भांडाफोड़ मशीन इंटेलिजेंस की मदद से हुआ है। अमेरिकी शोध में इसका खुलासा किए जाने का दावा सामने आया है। तो वही दोस्तों, अगली खबर, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार का गठन हो चुका है। 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बने मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार दोनों डिप्टी सीएम समेत 27 मंत्रियों ने शपथ ली है। खास बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार की नई टीम में 3 महिलाओं मंत्रियों ने पद की शपथ भी ली है। यह कुल मंत्रियों की संख्या का 11% है। इन तीनों के नाम की चर्चा खूब हो रही है। इनमें से 2 यानी रमा निषाद और श्रेयसी सिंह ने पहली बार पद की शपथ ली है। वहीं दोनों भाजपा की विधायक है, दोनों राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती है। वहीं जेडीयू विधायक लेसी सिंह 4थी बार मंत्री बनी है। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के तहत आने वाले वाराणसी सहित 21 जिलों में 58,90,897 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन पर बिजली बिल का 26,576 करोड़ रुपए बाकी है। और इसमें भी 25,65,608 उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लेने के बाद कभी बिजली का बिल नहीं दिया। इन पर 8,887 करोड़ मूल बिल और 9,569 करोड़ ब्याज मद में बचा हुआ है। ऐसे लोगों को राहत योजना का लाभ मिल सकता है। बिजली निगम के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नियमानुसार उपभोक्ता बिजली बिल राहत योजना ओटीएस योजना में 100% ब्याज माफी के साथ ही मूल बकाया में भी अतिरिक्त छूट का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली हमले की साजिश उजागर होने के बाद एनआईए की जांच का फोकस सहारनपुर के देवबंद पर है, जहां जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर का पुराना संबंध रहा है। 1994 में मसूद के देवबंद आने के बाद क्षेत्र में आतंकी सक्रियता बढ़ी। अगली खबर देखिए दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का मसौदा अब 23 दिसंबर को होगा प्रकाशित। तो वही दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी 2 तारीख है वो बढ़ा दी है। पंचायत चुनावों की मतदाता सूची को लेकर स्थानीय प्रशासन गंभीर नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अब मतदाता सूची जारी करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 6 फरवरी 2026 कर दी गई है। पहले 15 जनवरी 2026 को यह मतदाता सूची जारी की जानी थी। अभी तक डुप्लीकेट मतदाता भी सूची से नहीं हटाए गए हैं। अगली बड़ी का अच्छी खबर देखिए दोस्तों, बॉक्सिंग वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में कोटा की बेटी अरुंधति ने जीता स्वर्ण। उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी को दी मात। नोएडा में आयोजित बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में फाइनल में कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। यह उनके सीनियर वर्ग का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण है। अरुंधति अब तक 7 अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड जीत चुकी है। दोस्तों, स्वास्थ्य सुधारने भरी उड़ान है पर कैंसर आत्महत्या के बढ़ रहे हैं मामले। कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या के बढ़ते मामले नए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। यह खुलासा दिल्ली सरकार की दिल्ली स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क 2024 रिपोर्ट से हुआ है।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम खबरों में। जांच के घेरे में आए अल फलाह विश्वविद्यालय और उसके मेडिकल कॉलेज पर कार्रवाई की तैयारी लगातार जारी है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालय पर कार्रवाई की स्थिति में विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा, उन्हें दूसरे कॉलेजों में स्थानांतरित किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा राज्य निजी विवि और एक्ट के तहत आने वाले अल फलाह में गैर चिकित्सा कार्यक्रम भी चलते हैं, इसीलिए मान्यता पर अंतिम निर्णय हरियाणा सरकार ही लेगी। इसके बाद ही एनएमसी कोई कदम उठाएगा। आयोग ने आश्वासन किया कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति जो इंटर्नशिप चल रही है, रजिस्ट्रेशन में भविष्य की पढ़ाई सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। अल फलाह के 200 डॉक्टर रडार पर है। धमाके वाले दिन एकाएक डॉक्टर फरार हो गए थे। डॉक्टर उमर को लेकर एक और खुलासा सामने आया है। वरिष्ठ पुलिस सूत्रों के अनुसार इस जांच के दौरान एजेंसियों के रडार पर अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा डॉक्टर है। जांच एजेंसियों और इस यूनिवर्सिटी के कुछ स्टाफ से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। जांच में ऐसी बातें सामने आ रही है कि धमाके वाले दिन ही कई डॉक्टर एकाएक इस यूनिवर्सिटी को छोड़कर भाग गए थे। तो चलिए दोस्तों अब आज के मौसम अपडेट पर नजर डालते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दी, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइबर से हमें बहुत सहानुभूति मिलती है। तो चलिए बात करते हैं मौसम अपडेट की। पटना समेत कई जिलों में सुबह हल्की ठंड और कोहरा दिखाई दिया। 2 दिन बाद गिरेगा पारा। बिहार में ठंड बढ़ने लगी है, पारा गिरकर 13 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं मौसम विभाग ने स्पष्ट कहा है कि 4 से 5 दिन तक पछुआ हवा के कारण मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह और शाम को हल्की ठंड रह सकती है। पटना समेत कई इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने कहा कि पटना समेत राज्य के लगभग सभी जिलों में अगले 2 दिन तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। आम लोग सावधान रहे, गर्म कपड़े पहनकर ही सुबह शाम और घर से बाहर निकले। तो वहीं दोस्तों यूपी प्रदेश में आंशिक शीतलहर का असर खत्म हो चुका है। मौसम में धुंध और कोहरे की चेतावनी, पूर्वानुमान हुए जारी। उत्तर प्रदेश में बीते दिन 2 दिनों से चल रही पूर्वाई से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला। वहीं शुक्रवार को कई इलाकों में दिन की धूप में तपिश गायब रही और दोपहर बाद धुंध का असर भी दिखाई देने लगा। रात में शीतलहर से निजात रही, लेकिन सुबह के वक्त पूर्वांचल और अवध के कुछ क्षेत्रों में कोहरे की चादर देखने को मिली। कोहरे के असर से अमेठी में तड़के सुबह दृश्यता 300 मीटर तक सिमट गया था। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल 3 दिनों तक दिन व रात के पारे में कोई खास बदलाव आसार नहीं दिखेगा। तो वही दोस्तों मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तो ठंड है, 12 शहर 10 डिग्री से नीचे आ चुके हैं। राजगढ़ में सबसे ज्यादा ठंड बताई गई है। आज शीतलहर का अलर्ट जारी भी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब मध्य प्रदेश में भी साफ दिखने लगा है। पिछले 15 दिनों से प्रदेश में सर्दी अपने चरम पर है। कई शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया और शीतलहर ने जनजीवन पर असर डाल दिया है। तो वही दोस्तों राजधानी में हवा की गति सुस्त पड़ने व स्थानीय कारकों के कारण हवा जहरीली हो चुकी है। शुक्रवार को हवा गंभीर श्रेणी के दहलीज पर पहुंच गई। सुबह की शुरुआत धुंध और हल्के कोहरे से हुई, वहीं आसमान में कुहासे के साथ स्मोक की चादर भी दिखाई दी। इस कारण जो दृश्य भी है वो कम रहा। इस दौरान लोग मास्क पहने नजर आए, साथ ही सांस के मरीजों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वही दोस्तों ऑटोटेक वर्ल्ड से बड़ी खबर आ रही है। भारत का ऑटोमोबाइल बाजार लगातार तेजी से विस्तार कर रहा है और इसमें एसयूवी की लोकप्रियता सबसे आगे। बीते महीने अक्टूबर 2025 में जीएसटी 2.0 के लाभ और आकर्षक फेस्टिव ऑफर्स की वजह से पैसेंजर वाहन बिक्री में बड़ा उछाल देखने को मिला। इसी दौरान एसयूवी सेगमेंट ने मजबूत प्रदर्शन किया और कई मॉडलों ने रिकॉर्ड बिक्री हासिल की। वहीं दोस्तों कर्नाटक सरकार की अनोखी योजना बेंगलुरु ट्रैफिक कम करने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन किया। बेंगलुरु की बढ़ती ट्रैफिक समस्या को कम करने के लिए कर्नाटक सरकार ने एक अनोखी प्रोत्साहन योजना पेश की है। यह योजना न केवल बेंगलुरु के दबाव को कम करेगी, बल्कि कर्नाटक के अन्य शहरों को बड़े टेक केंद्र के रूप में विकसित करने का रास्ता भी बनाएगी। वहीं दोस्तों देखिए एक अच्छी और काम की बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री जितिन राम प्रसाद ने एजुकेशन फोरम भारत कॉन्क्लेव की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है। इच्छुक अभ्यर्थी 2 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य दोस्तों शिक्षा क्षेत्र में सुधार, नवाचार और नीति निर्माण पर विशेषज्ञों का एक मंच पर लाना है। देश में मौजूदा समय में 24 करोड़ स्कूल एजुकेशन, 4 करोड़ से अधिक कॉलेजों और 10 करोड़ के करीब छात्र प्रोफेशनल लर्निंग में पढ़ाई कर रहे हैं। लाखों की संख्या में युवा हर वर्ष कॉलेजों से पास आउट होकर नौकरी की तलाश में बाहर निकलते हैं, जिन्हें बेहतर नौकरी के लिए पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ नई तकनीकों और जैसे एआई और डिजिटल टूल्स की बेहतर समझ की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों अब कुछ शेयर मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। आज मामूली गिरावट के साथ खुले सेंसेक्स निफ्टी यूएस डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ कमजोर। वैश्विक बाजारों की कमजोर रुख के बीच 2 दिन की तेजी के बाद शनिवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाली बीएसई सेंसेक्स 285.28 अंक गिरकर
85,347.40 अंक पर आ चुका है। 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 82.6 अंक गिरकर 26,109.55 अंक पर आ गया। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर, रिलायंस ने रोका रूसी तेल का आयात, ITPO से नई नियुक्ति और उद्योग जगत में बड़े निवेश की घोषणा। वहीं दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मॉस्को पर यूरोपीय संघ की पाबंदियों के चलते रूसी कच्चे तेल का आयात रोक दिया है। कंपनी भारत में रूसी तेल की सबसे बड़ी खरीदार कंपनी है। रिलायंस ने बताया कि उसमें जामनगर में सिर्फ निर्यात वाली रिफाइनरी में रूसी तेल का इस्तेमाल रोक दिया गया है। जामनगर परिसर में कंपनी की 2 रिफाइनरी हैं। एक विशेष आर्थिक जोन इकाई है जिसे यूरोपीय संघ, अमेरिका और दूसरे देशों को ईंधन निर्यात होती है। दूसरी पुरानी रिफाइनरी घरेलू बाजार की जरूरतें पूरी करती है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए, भारत ने अमेरिकी टैरिफ के असर से खुद को बचाया। रूसी तेल आयात घटाकर व्यापार समझौते में बनाई मजबूत स्थिति। भारत ने 50% टैरिफ के प्रभाव से खुद को बचाया और रूसी क्रूड आयात में कटौती कर अमेरिका की चिंताओं को कम किया है। निर्यात में सीमित असर के कारण भारत अब व्यापार समझौते की वार्ता में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए, भारत के बैंक जल्द ही दुनिया के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल हो सकते हैं। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर के मजबूत ग्रोथ और आर्थिक विस्तार से भारत के कई बैंक वैश्विक स्तर पर उभर रहे हैं। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा को उम्मीद है आर्थिक विस्तार एवं बैंकिंग प्रणाली में वृद्धि की रफ्तार को देखते हुए देश की ओर से बैंक भी जल्द ही दुनिया के शीर्ष 100 बैंकों की सूची में शामिल हो सकते हैं। वही वर्तमान में सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक और HDFC बैंक की दुनिया के सिर्फ 100 बैंकों की सूची में शामिल है। ये दोनों बैंक लगभग 43वें और 73वें स्थान पर है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारी तेज हो चुकी है। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने बोर्ड की मांग की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारी के तहत नई दिल्ली में प्री बजट परामर्श बैठकों के 10 दौरे पर पूरे कर लिए हैं। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक के दौरान सेक्टर की दीर्घकालीन वृद्धि के लिए राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड की स्थापना की मांग जोरदार तरीके से उठाई। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई ताज़ा लेटेस्ट अपडेट के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।